तो हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, जो कि इतिहास का बहुत ही सुनहरा साल था। सुनहरा साल उसको बोला जाए अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में। ये हमारे सभी तरीके के एग्जाम, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार एसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल, क्लास 7, 8, 9, मतलब सभी के लिए जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, रेलवे, बैंकिंग, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, खासकर बिहार के किसी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले हम इससे कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इसकी स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इस रिवॉल्ट के समय कौन क्या था? तो रिवॉल्ट के समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, नोट डाउन करते चलिएगा अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, क्लियर है। और बोला जाए इंग्लैंड के पीएम कौन थे? पामस्टन, 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 क्लियर है। इसके बाद गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम भारत में? भारत का गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल क्या होता है, वायसराय क्या होता है, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग, क्लियर। अच्छा, हेड सैनिक कौन था, जिसको आप बोल सकते हैं प्रधान सैनिक? ये अगर इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन अगर बनाना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बीपीएससी में खासकर पूछे जा सकते हैं। प्रधान सैनिक कौन था? तो एनीसन, 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 ये ध्यान रखिएगा। रिवॉल्ट के समय क्वीन कौन थी? तो विक्टोरिया। प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। गवर्नर जनरल भारत में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हेड सैनिक कौन था? एनीसन, क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इस परिस्थिति में किसने क्या पुस्तक लिखा, बुक्स, बुक्स कौन कौन से थे? तो ये देखिए, सबसे पहला एक हमारे इंडियन है अशोक मेहता, अशोक मेहता। इसने इस रिवॉल्ट के ऊपर एक बुक लिखा जिसका नाम था अ ग्रेट रिबेलियन, अ ग्रेट रिबेलियन, रिबेलियन, क्लियर है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, इंडियन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ये बुक का नाम इंग्लिश में ही है इसलिए इसका हिंदी नहीं है। एसएन सेन, ये भी इंडियन ही थे। इन्होंने क्या, कौन सा पुस्तक लिखा? तो ये नाम ही था 1857। तो ये सारे बुक्स के नाम ऑथर के साथ बुक्स के नाम एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, तो इन्हें लिख कर कॉपी में और याद जरूर कर लें। आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, इन्होंने क्या बुक लिखा? सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी। ये इंग्लिश में ही बुक के नाम है। इन्होंने 2 बुक लिखा है, एक सिपॉय म्यूटिनी और रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये सारे बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे फैक्ट जो आज मैं बोलने वाला हूं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, सारे चैप्टर्स जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं सबका हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे हो जाने के बाद, क्लियर है। चलिए, ये तो हो गया बुक। अब ये हम जानना है कि किनके नजर में ये रिवॉल्ट कैसा था। तो देखिए, सबसे पहले वीडी सावरकर के नजर में ये रिवॉल्ट कैसा था? वीडी सावरकर की नजर में ये रिवॉल्ट कैसा था? तो सुनियोजित, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, सुनियोजित स्वतंत्रता
संग्राम। क्लियर है? उसके बाद एक थे मार्क्सिस्ट और इन्हीं के साथ थे सील, एक और थे लॉरेंस। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अंग्रेज है, तो ये तो अच्छी बात बोलेंगे नहीं, तो इनके नजर में ये विद्रोह कैसा था? राष्ट्रीय सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह। विद्रोह और आंदोलन में बहुत डिफरेंस है। विद्रोह मतलब आप किसी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? इसके बाद जो थर्ड थे वो थे जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम, क्योंकि ये भी अंग्रेज थे तो ये भी अच्छी बात तो सोचेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या बोला? ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। षड्यंत्र, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आता है बेंजामिन डैरियल। बेंजामिन डैरियल, इन्होंने क्या बोला कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। इसके बाद हमारे इंडियन थे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, इन्होंने इस विद्रोह के बारे में क्या बोला कि ये ना ही पहला है ना ही आखिरी है। नाइदर फर्स्ट नॉट लास्ट। ये कभी कभी नॉन नेशनल भी बोला जाता है। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो एसएन सेन। इन्होंने क्या कहा कि धर्म के लिए एक युद्ध था। धर्म के लिए युद्ध था। धर्म के लिए युद्ध था जिसका खात्मा हुआ। जिसका खात्मा हुआ। नेक्स्ट देखा जाए तो टीआर हॉलनी। टीआर हॉलनी, इन्होंने क्या कहा? वॉर बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन। ये बारबेरियन का मतलब क्या होता है? बारबेरियन का मतलब वो होता है जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, कुछ ऐसे ही मतलब जिन्हें कुछ आता नहीं है, संस्कार वगैरह नहीं है, ऐसे ही भेड़ बकरी चलाते हैं, इन्हें बारबेरियन का मतलब बहुत गंदा शब्द यूज में आता है बारबेरियन का मतलब। तो चूंकि अंग्रेज थे तो गलत बात ही बोलेंगे, तो इन्होंने क्या कहा? वॉर बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन। इसके बाद जो आते हैं वो थे डॉक्टर के दत्ता। डॉक्टर के दत्ता, इन्हें कॉपी में एज इट इज लिखते जाइएगा। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला एग्जाम में 1857 के रिवॉल्ट से, ये फिक्स है। इन्होंने क्या बोला? ये युद्ध जो था ये लोकलिस्ट था। लोकलिस्ट क्यों था ये भी हम लोग जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लोकलिस्ट था, रिस्ट्रिक्टेड था और पुअरली ऑर्गेनाइज था। इसका आंसर आपको स्टोरी में ही पता चल जाएगा। अभी पुअरली ऑर्गेनाइज था। इन्होंने ऐसा क्यों कहा यह भी पता चलेगा। उसके बाद एक थे ली रिस्ट। इन्होंने क्या कहा? ये एक रिलीजन, इन्होंने रिलीजन से जोड़ दिया इसे। वॉर ऑफ फैनेटिक रिलीजन। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाले। ये सबके थिंकिंग थे कि सबने इस युद्ध के बारे में क्या क्या कहा। क्लियर है? चलिए इसके बारे में इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी और बिहार एसएससी सीजीएल वगैरह में ये सब पूछा जाता है कि इस क्रांति का चिन्ह क्या था।
चिन्ह क्या था? चिन्ह मतलब सिंबल क्या था? सिंबल देखिए, एक तो था आपका रोटी, एक कमल का फूल, कमल, और तीसरा मिर्च। ये ध्यान रखिएगा। ये सिंबल किस टाइप से था? तो अगर कोई रोटी या कमल या मिर्च अगर किसी को दे रहा है, मतलब कि वो इस रिवॉल्ट में शामिल है और वो हमारी मदद के लिए रेडी है, ये चिन्ह था। तो चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि 1857 रिवॉल्ट का सिंबल क्या था? तो रोटी, कमल और मिर्च, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था ये हमारे कुछ फैक्ट्स थे। अभी हम लोग और लास्ट में भी कुछ फैक्ट्स पढ़ने वाले जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग कारण जान लेते हैं कि आखिर ये रिवॉल्ट हुआ क्यों, ये रिवॉल्ट होने का कारण क्या था, है ना? तो ध्यान से समझिएगा, रीजन, कारण। देखिए, हम लोग इसे मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं रीजन को। सबसे पहला आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? सेकंड, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? थर्ड, प्रशासनिक कारण क्या था? और ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रशासनिक कारण के वजह से ही और ज्यादा ये होगा। फोर्थ, धार्मिक कारण। और लास्ट, तत्कालीन कारण। तत्कालिक कारण। रिलीजन, सोशल, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिकल और तत्कालिक मतलब इमरजेंसी, मतलब लास्ट मोमेंट पर कारण क्या था। तो चलिए हम लोग सभी कारण के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्थिक कारण से। तो ये बात पता है, जब जब से अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, हमारी पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को डैमेज कर दिया। कैसे, किस प्रकार से? हमारे जितने भी उद्योग वगैरह थे, कुटीर उद्योग थे, छोटे मोटे उद्योग थे, जिससे लोग किस्तकारी करते थे, मतलब कि हाथ वगैरह से सामान वगैरह बना करके बेचते थे, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कहने का ये मतलब, जब इन्होंने अपना फैक्ट्री वगैरह लगाया, यहाँ से रॉ मटेरियल तो यहाँ से ले जाते थे बनाने के लिए कपड़ा या कुछ भी, और चूंकि यहाँ पे मशीन था नहीं, हमारे पास हाथ से हम लोग बुनते थे, जो कि बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता था। अब इनके पास मशीन था, तो हम लोग एक दिन में अगर मुश्किल से अगर 2 से 3 कपड़े बुन पाते थे, तो वहां फैक्ट्री से मुश्किल मतलब एक दिन में 100 से 200 से 500 से 1000 कपड़े आ जाते थे यहाँ पर। इस तरीके से जितने भी हमारे उद्योग थे उससे नुकसान पहुंचा। पहला आर्थिक कारण ये हो गया। दूसरा और आर्थिक कारण क्या हो गया? अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत सारा ये राजस्व नीति लागू की, जिसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। ये महलवारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आर्थिक कारण है। उसके बाद किसानों से भी बहुत ज्यादा कर, टैक्स वगैरह लिया जाता था, कर वगैरह लिया जाता था। तो ये सब कारण थे आर्थिक कारण में। अगर उसके बाद अगर देखा जाए सामाजिक कारण, तो समाज के ऊपर भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव ये लोग डाल रहे थे। किस तरीके से? हालांकि इनके नजर में तो ठीक था, मगर हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब था। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये अंग्रेजों का भ्रम टूट गया। कैसे? कि अंग्रेज अपराजयता जीतने के उत्साह और उम्मीद जगी थी। किस प्रकार से? जब अफगान युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ और पंजाब का युद्ध हुआ, तो हम लोगों के दिमाग में क्या था कि अंग्रेज को कोई हरा नहीं सकता, है ना? क्योंकि हम लोगों ने देखा किस प्रकार से उसने फ्रांस को, इन सभी को युद्ध करके बाहर कर दिया था। तो हम लोग के दिमाग में ये मेंटालिटी आ गया था कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। मगर जैसे जैसे अफगान युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ, पंजाब का युद्ध हुआ, तो उस समय हम लोगों का भ्रम टूटा। कैसा भ्रम? कि अंग्रेज अपराजय है, मतलब अंग्रेजों को हरा नहीं सकता। ये भ्रम हमारे दिमाग से टूटा, तभी हम लोगों ने रिवॉल्ट किया। उसके बाद और क्या सामाजिक कारण में था? तो बहादुर शाह, आपको याद होगा, मुगल बादशाह थे। उत्तराधिकारी जो थे उन्हें लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में छोटी जगह पर रहने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि मुगल बादशाह तो लाल किला में ही रहते थे। इन्हें हटा करके कुतुब मीनार के एक छोटी सी जगह पर रहने के लिए भेज दिया गया था। बार बार अंग्रेजों द्वारा वादे करना, उसके बाद उसे तोड़ देना, ये भी सामाजिक कारण में आता था कि हाँ ठीक है, हम आपके लिए ये कर देंगे, मगर वो करते नहीं थे ये। ठीक है। उसके बाद फिर ये मुगल सम्राट की पदवी छीन ली गई।
बहादुर शाह जफर की, और उन्हें पेंशन के आधार पर उन्हें बैठा दिया गया कि आप बैठकर आप सिर्फ बैठिए, आपको पेंशन दे दिया जाएगा, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। उसके बाद वेल्लूर कर्नाटक के पास जगह है, वहां पर विद्रोह हो गया, हिंसा भड़क गया। तो ये कुछ सामाजिक कारण थे। अगर प्रशासनिक कारण के बारे में अगर बात किया जाए तो ये समझिए, गलत तरीके से भू राजस्व को बढ़ा देना, डलहौजी जो था गलत तरीके से लैंड टैक्स को बढ़ा दिया, भू राजस्व टैक्स को बढ़ा दिया गया। उसके बाद सिपाहियों को हीन भावना से, मतलब सिपाही को बहुत मतलब छोटे नजर से देखते थे। उसके बाद सिपाही का कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उनका प्रमोशन नहीं करते थे, मतलब ऊंचे पद पे नहीं बैठा देते, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर हम लोग अंग्रेजों से अगर ऊंचे पद पे चले गए तो ये हम लोग से श्रेष्ठ हो जाएंगे। चूंकि हम लोग को हीन भावना से देखते थे तो ये लोग वो चीज करते नहीं थे। उसके बाद अगर देखा जाए 1764 में सिपाही 50 तोप से बांध कर इसे उड़ा दिया गया था 1764 में। मासिक आय में भी कम कर दिया गया था, मतलब मंथली भी कम था। ये प्रशासनिक कारण थे। उसके बाद अगर देखा जाए धार्मिक कारण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक कारण, किसी के भी धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। धार्मिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो इन्होंने डर के आधार पर धर्म परिवर्तन करवाना स्टार्ट किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को डराकर धर्म परिवर्तन करवाते, ईसाई धर्म में ट्रांसफर करवाते थे। उसके बाद ये खबर फैल गई कि आटे में हड्डी का चूर्ण मिला दिया जाता है। क्लियर है। उसके बाद चूंकि ये मुस्लिम धर्म में दाढ़ी रखना बहुत शान की बात, मतलब बहुत अच्छी बात मानी जाती है। पंजाबी धर्म में पगड़ी पहनना बहुत, ये उनका धर्म है, तो वो उनसे छीन लिया गया कि नहीं, दाढ़ी नहीं रखना है, पगड़ी नहीं रखना है, इस टाइप से। उसके बाद हमारे हिंदू धर्म में समुद्र, उस टाइम पे बहुत पहले समुद्र पार करके जाने का मतलब ये होता था कि आप धर्म आपका नष्ट हो चुका है ना। तो इन्हें समुद्र पार करके भेजा जाता था युद्ध करने के लिए। यहां तक तो चलिए ठीक है, फिर भी आदमी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगा। मगर हालांकि इन्होंने सही किया, अभी ये जो अब आगे का जो कारण है वो उन्होंने सही किया, मगर हमारे उस समय धर्म के साथ ये खिलवाड़ माना गया। क्या क्या किया, तो धर्म में सबसे पहले तो इन्होंने सती प्रथा को बैन किया, जो कि सही में ये खराब चीज तो था, इसमें तो नो डाउट। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं का दोबारा से, क्योंकि उस समय बाल विवाह हो जाता था, तो उनका पुनर्विवाह करवाया गया, है ना। उसके बाद क्या किया गया, लड़कियों को पश्चिमी शिक्षा, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया गया, मतलब इंग्लिश वगैरह पढ़ने के लिए लड़कियों को। उस समय लड़कियों को पढ़ना बहुत मुश्किल का बात होता था, तो मगर उसमें इन लोगों को दिया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तो मंदिर और मस्जिद में से इन लोगों ने टैक्स वसूला, ये सबसे भारी गलती था। तो ये था धार्मिक कारण। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ये युद्ध स्टार्ट हो गया, तत्कालीन कारण। तो तत्कालिक कारण में सबसे पहले तो इनफील्ड राइफल, बंदूक। उस समय जो बंदूक यूज होता था वो मुंह से निकालकर और उसमें बारूद वगैरह भरकर चलाया जाता था। तो ये हल्ला उड़ा दिया गया। अब ये हल्ला था कि फैक्ट बात था, ये तो कहा नहीं जा सकता है, मगर ऐसा था कि उसमें जो हम लोग डालते हैं वो गाय का और सुअर के चर्बी उसमें यूज होते हैं, जिससे गाय से हिंदू को प्रॉब्लम हो गया और सुअर की वजह से मुसलमानों में असंतोष फैल गया। तो ये एक कारण था। उसके बाद और अगर कारण को देखा जाए तो डलहौजी की नीति बहुत खतरनाक थी। जैसे नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव के जो बेटे थे, उनको पेंशन देना ही बंद कर दिया गया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र थे, जिसे उन्होंने गोद लिया था, उनको सिंहासन से बैठने पर मना कर दिया। उसके बाद बिहार में कुंवर सिंह थे जो जमींदार थे, उनसे उनकी पूरी संपत्ति छीन ली गई। उसके बाद कारण क्या था, 1850 में इन लोगों ने कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट ला दिया, मतलब धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को खानदानी संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा, बाकी सभी को खानदानी संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये कारण थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। तो इन्हें आप, आई होप कि आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करते जा रहे होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मेंस में भी लिखना तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, प्लस इसका पूरा ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे ये आगे चला। तो इसके चरण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेट ध्यान रखिएगा, 29 मार्च 1857। सबसे पहले क्रांतिकारी अगर पूछा जाए सबसे पहले क्रांतिकारी कौन थे, तो मंगल पांडे।
ये किस रेजिमेंट के थे? 34th 34वें नेटिव इन्फैक्ट्री के थे। ये क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा में भी आया था। 34th नेटिव इन्फैक्ट्री के थे, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को राइफल चलाने से मना कर दिया गया। राइफल नहीं चलाया, क्योंकि मैंने अभी आप जस्ट बताया उसमें अफवाह फैला दिया गया था कि उसमें सूअर और गाय का चर्बी का मांस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने पहले बात तो राइफल चलाने से मना कर दिया, राइफल चलाने से मना कर दिया। उसके बाद मेजर सार्जेंट को, अंग्रेजी थे मेजर सार्जेंट, इसे गोली मार दी गई, और इसके साथ एक दो और थे, उन्हें गोली मार दिया गया। तो मंगल पांडे को खैर फांसी की सजा हुई। डेट याद रखिएगा 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को इन्हें फांसी की भी सजा हो गई, 8 अप्रैल 1857 को। तो ये डेट याद ध्यान रखिएगा। तो खैर 29 मार्च की ये घटना है। मंगल पांडे ने राइफल चलाने से मना कर दिया और मेजर सार्जेंट को गोली मार दिया। इसके बाद क्या होता है? बहादुरपुर में 19वीं नेटिव फैक्ट्री, ये नेटिव फैक्ट्री क्या? ये सैनिकों के टुकड़ी का नाम होता था। जैसे 20-50 टुकड़ी, 20-25 सैनिक एक ग्रुप में आ गए, 20-50 फैक्ट्री, 20-30 आदमी एक ग्रुप में आ गए, तो इन्हें नाम दे दिया गया। जैसे मंगल पांडे थे 34th नेटिव इन्फैक्ट्री में, उसी तरीके से 19वां नेटिव इन्फैक्ट्री ने भी राइफल चलाने से इंकार कर दिया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद फिर अवध में भी यही हुआ। 7th अवध रेजिमेंट, आप इन्फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, 7th रेजिमेंट। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का आदेश मानने से ही मना कर दिया, और अंग्रेजों की पूरी जो रूल रेगुलेशन था, नियम था, उसे भंग कर दिया। इसके बाद जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेट आता है, तो ये 29 से स्टार्ट होता है, और हर 2 दिन 3 दिन के बाद ये इस क्रम में चलता है, क्योंकि जैसे ही ये मंगल पांडे ने किया तो ये पूरे इंडिया में ये आवाज गूंज गया। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इस सभी सैनिकों के बीच ये आवाज गूंज गया कि चलो किसी ने तो शुरुआत किया। ठीक है, तो 29 मार्च को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले, वो बात करने वाले 24 अप्रैल को। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 24 अप्रैल 1857। इस दिन क्या होता है? 3 घुड़सवार सेना, घुड़सवार समझ में आता है ना, जो घोड़े पर जो राइडिंग वगैरह करते हैं, 3 घुड़सवार सेना के 90 लोग, सेना के 90 लोग कारतूस वाले राइफल चलाने से मना कर दिया। मतलब इन लोगों ने भी राइफल चलाने से मना कर दिया, और इन्हें 10 साल की सजा हो गई। जब इन लोगों ने मना किया 90 लोगों को, तो इन्हें 10 साल की सजा हो गई, 10 साल की सजा हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट आता है वो आता है 10 मई, 10 मई 1857। देखिए, मेरठ की 20वीं नेटिव फैक्ट्री, यानी 20वीं रेजिमेंट, 20वीं नेटिव इन्फैक्ट्री। देखिए, एक थाना कोतवाल, थाना को कोतवाल बोला जाता था हिंदी में, पुलिस स्टेशन को। इसमें एक इंसान थे जिनका नाम ध्यान रखिएगा, धान सिंह गुज्जर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीपली जाकर मैं बता रहा हूं, क्योंकि इससे बीपीएससी में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धान सिंह गुज्जर ने सहयोग किया था, किसका? 20वीं रेजिमेंट का। मेरठ में 10 मई को मेरठ में 20वीं रेजिमेंट ने के कोतवाल के धान सिंह गुज्जर ने इन लोगों की मदद की। किस चीज में? ये हड़ताल वगैरह करने में, मतलब अंग्रेजों का बात न मानने में। उसी के कल होकर मतलब 10 मई के बाद 11 मई को, 10 मई के बाद 11 मई की यह घटना है। 11
मई 1857 मेरठ के सिपाही पहुंच गए दिल्ली। वही 20वीं जो रेजिमेंट थे, मेरठ के सिपाही कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली में कौन थे? तो बहादुर शाह जफर सेकंड थे। अब देखिए, चूंकि ये इन लोगों के आने के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले तो हुकूमत पूरे भारत में मुगल का ही था। अब मुगल सच में बहुत शक्तिशाली सेना भी थी और बहुत शक्तिशाली वंश भी था। तो मेरठ के सिपाही ने सोचा कि फिर से मुगल को पुनः स्थापित किया जाए, पुनः रोल में वापस लाया जाए। तो ये दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर सेकंड को, बहादुर शाह जफर सेकंड को पूरा बोले कि आप शेर हिंदुस्तान है, आप एक टाइम पे आपके वंशज पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करते थे, राज करते थे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रहते थे। फिर ये अंग्रेज किस तरीके से ऐसे हम लोग के साथ कर रहे हैं, तो आपको हम फिर से अपना सुल्तान घोषित करना चाहते हैं, फिर से अपना शासक घोषित करना चाहते हैं, आप इन अंग्रेजों को बाहर कीजिए। क्लियर है? तो बहादुर शाह जफर बहुत खुश हुए कि चलो भाई, अब सभी अब इंडिया के लोग जो है वो मेरे सपोर्ट में आ गए। क्लियर है? तो धीरे धीरे चलते सिपाही जितने भी थे उन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और एजेंट साइमन को और इनके साथ और 100 सिपाही और थे, इन्हें बंदी बना दिया गया और कुछ को मार दिया गया। ये पूरा स्वरूप तक किस तरीके से ये आंदोलन चला। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग ये देखते हैं कि इस आंदोलन को कहां से किसने नेतृत्व किया। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये अगर हमारा प्यारा भारत है, ये अगर हमारा प्यारा भारत है, पहले तो ये पूरा इंडिया ही में हुआ करता था, ये पूरा बांग्लादेश वगैरह भी पूरा ये पूरा इंडिया में ही हुआ करता था। तो ये अगर हमारा प्यारा भारत था, तो इसमें किस क्षेत्र से किसने किसने भाग लिया। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये साउथ वाले पार्ट से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये ध्यान रखिएगा, जो भी पार्टिसिपेशन आया वो आया नॉर्थ के साइड से, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। कैसे फैक्ट्स? कि कहां पर से किन लोगों ने आंदोलन को जारी रखा, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो दिल्ली, हमें पता ही आपको कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन राइज होगा। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। और इनके सेनापति कौन थे? ये भी कभी कभी हार्ड क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो बनाकर पूछा जा सकता है। तो बख्त खां, ये इसके बहादुर शाह जफर के क्या थे? सेनापति। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे। बिहार से ये क्वेश्चन तो इतने बार बीपीएससी में, बिहार सीरियल में हर जगह पूछा गया कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के, इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। कुंवर सिंह कहां के थे? जगदीशपुर के, बिहार में आरा के जगदीशपुर से थे। क्लियर? लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है। इसके बाद बरेली, बरेली जानते ही ये जगह का नाम। बरेली से कौन थे? खान बहादुर। उसके बाद झांसी से तो बताने का तो जरूरत है नहीं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने आधा युद्ध तो झांसी से किया था, उसके बाद आधा युद्ध ग्वालियर से किया था। तो खैर उसके बारे में हम लोग अभी स्टोरी देखेंगे आगे। थर्ड, फैजाबाद से कौन थे? तो अहमदुल्ला। इसके बाद कानपुर से कौन थे? कानपुर से नाना साहेब, जिनका पेंशन बंद कर दिया गया था, नाना साहेब। और इनके सहयोगी के रूप में थे तात्या टोपे और अजीमुल्ला, ये इनके सहयोगी थे, अजीमुल्ला। तात्या टोपे सबसे लास्ट में पकड़े गए थे, सबसे लास्ट तक जिंदा यही थे। छापामार सब खत्म हो गया था, मगर फिर भी गोरिल्ला छापामार युद्ध के तहत अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा रहे थे। खैर, अच्छा, कुंवर सिंह के साथ इनका एक भाई भी था,
जिनका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह, बिहार से। तो ये कहां से किन्होंने नेतृत्व किया, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खासकर बिहार के एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा। दिल्ली से बहादुर शाह जफर सेकंड और इनके सेनापति थे बकत खान, दिल्ली से। बिहार से कुंवर सिंह अमर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब, इनका सहयोगी थे तात्या टोपे और अजीमुल्ला। यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए कि दबाया किसे, चूंकि ये तो चला बहुत अच्छे तरीके से, शुरुआत तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ, इन लोगों ने बहुत मारा अंग्रेजों को। अब देखिए मगर चूंकि एट लास्ट हम लोग को पता है कि हमारी सेनाएं जो थी, हमारे जो भी बहादुर लोग थे, वो सब लास्ट में हार गए, मारे गए, जिसके हम लोग अभी कारण पढ़ेंगे किस प्रकार हमारा ये जो इतना बड़ा जो अभियान था, रिवॉल्ट जो था, वो किस तरीके से खत्म हुआ। तो खैर सबसे पहले हम लोग ये दूसरा अगर फैक्ट के ऊपर बात किया जाए तो कहां से किन्होंने, किस अंग्रेजों ने किस आंदोलन को दबाया, तो ये ध्यान रखिए। दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर सेकंड, है ना, तो उस आंदोलन को किसने दबाया, मतलब वहां पर किसने जाकर उससे खत्म किया, तो जॉन निकोलस, जॉन निकोलस, जॉन निकोलस, ठीक है। और इस ये बहादुर शाह जफर का एक बेटा था जिसे मार भी दिया गया, हटसन ने, लॉर्ड हटसन ने उसे मार दिया गया था। खैर दिल्ली से जॉन निकोलस थे, कानपुर में कैम्बेल थे, कॉलिन कैम्बेल, कॉलिन कैम्बेल। उसके बाद झांसी से जनरल ह्यूज रोज, ह्यूज रोज, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक कथन कहा कि 1857 में मतलब पुरुषों के तरह, मतलब मर्दों के तरह लड़ने वाली कोई अगर स्त्री थी तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। बनारस में कौन थे, बनारस का विद्रोह किसने दबाया, बनारस नील ने, कॉलोनल नील। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहां से किसने विद्रोह को दबाया। अब ये समझिए, चलिए ठीक है, विद्रोह दब गया, मगर अगर ये जो पूरा जो ये रिवॉल्ट अगर ये अच्छे तरीके से अगर चलता तो ये पूरा जो भी अंग्रेजों का शासन था 1857 में ही खत्म हो जाता, मगर जिससे कुछ कारण थे, जिससे कारण से हम लोग नहीं जीत पाए, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए इस क्रांति के बारे में लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा, जो कि यहां पर उस समय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने बोला कि ये रिवॉल्ट ऐसा था कि तूफानों के आगे बांध की तरह काम किया शासकों और सरदारों ने, वरना हम तूफान की एक लहर में बह जाते। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि हम लोगों के यहाँ ये जो सरदार थे और जो भी ये कि जमींदार वगैरह थे, इन लोगों ने अंग्रेजों का बहुत ज्यादा सहयोग किया, जिसकी वजह से ये लोग बच गए। और जनरल ह्यूज रोज के बारे में मैंने बता ही दिया। ये इन्होंने क्या कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी औरत थी जो कि मर्दों की तरह लड़ी थी। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए इसके ऊपर अगर बात किया जाए कि ये नीति जो थी, ये पूरा जो विद्रोह था, ये किस प्रकार से असफल हुआ, तो हम लोग देख लेते हैं असफलता के कारण, है ना। तो असफलता के कारण, असफलता के कारण, तो सबसे पहला कारण तो मैंने बताया क्या, कि ये साउथ इंडिया के ये जो साउथ वाले जो लोग थे, इन्होंने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। मतलब कि जो पार्टिसिपेशन किया भी, मतलब भाग लिया भी, तो सिर्फ नॉर्थ के लोगों ने लिया, ये ऊपर वाले लोगों ने लिया, है ना, सबसे पहला। दूसरा क्या था कि कुछ सुसज्जित प्लानिंग नहीं था। कहने का ये मतलब है कि ये नहीं पता था कि किस दिन हमला करना है। कोई हमला करे 10 दिन पहले, कोई हमला कर रहे 20 दिन बाद, इस टाइप से। मतलब अगर एक साथ अगर ये हमला होता तो अंग्रेज संभल नहीं पाते। चूंकि ये बारी बारी से हमला हुआ था हर क्षेत्र में, तो सारे अंग्रेज एक साथ एक जगह पे पहुंच जा रहे थे। तो दूसरा कारण ये भी था। तीसरा कारण क्या था कि उस समय वर्ग का बहुत भेदभाव था, मतलब नीचे जात के लोग, ऊंचे जात के लोग, इस टाइप का बहुत क्या नाम था। तो जो छोटे जात के लोग थे और वो पार्टिसिपेशन अगर करते थे तो बड़े लोग नहीं करते थे, बड़े लोग करते थे तो छोटे लोग नहीं करते थे, है ना। तो ये सब कारण था। उसके बाद क्या था, बेगम हजरत महल
इनका क्या था कि इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम हार गए तो, मतलब पहले से ही दिमाग में ये चीज बैठाए हुए थे, अगर हार गए तो क्या होगा। तो एक तो युद्ध भी कर रही थी और दूसरे साइड अंग्रेजों से बात भी कर रही थी। हालांकि वो नेपाल भाग गई थी, नाना साहेब भी आपके नेपाल भाग गए थे। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह असफल रहा। विद्रोह के बाद क्या हुआ है ना, इस विद्रोह के बाद क्या हुआ, तो विद्रोह के बाद बहुत ज्यादा ये चेंजेस लाया गया। चेंजेस क्या लाया गया, तो ये समझिए विद्रोह के बाद चेंजेस क्या लाया गया। तो सबसे पहले तो अंग्रेजी सेना में इंडियन सैनिक ज्यादा हुआ करते थे और अंग्रेज सैनिक कम होते थे। सबसे पहले तो ये रूल बदला गया। अब ज्यादातर अंग्रेज सैनिक हो गए और इंडियन सैनिक कम हो गए। उसके बाद 1857 तक जो शासन का कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। अब 1858 में एक चार्टर एक्ट आता है जिसके मदद से ये जो कंट्रोल था वो महारानी विक्टोरिया के पास, डायरेक्ट रानी के पास कंट्रोल हो जाता है। और प्रशासनिक नीति भी बहुत सारा है जिसमें 6 से 12 सदस्य होंगे वायसराय के अंदर, जिसके आधार पर डिस्कशन कर कोई फैसला लिया जाएगा। इस टाइप से ये रिवॉल्ट पूरी तरीके से चला। झांसी के साथ क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई का ये पुत्र था, चूंकि इन्होंने डॉक्टर राइन ऑफ लैप्स के थ्रू बात किया था। डॉक्टर राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत क्या था, अगर आप उनसे सहयोग करते तो अगर आपका बेटा नहीं होता है तो वो गद्दी आपको छोड़नी पड़ेगी, वो अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को गोद लिया था, अंग्रेज उस पर मान नहीं रहे थे, जिसके कारण से ये रिवॉल्ट छिड़ गया। तो ये इतने सारे फैक्ट्स थे। क्वेश्चन 1857 का रिवॉल्ट इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।